इतिशं नमस्कारः। श्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं तं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हरिः ओम्। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना दिवसं लक्ष्य संस्कृत भाषायाः त्रयाणां केंद्रीय विश्वविद्यालयानां संयुक्तत्वावधाने समायोजितायाम् उत्कर्ष महोत्सव नाम राष्ट्रीय संगोष्ठ्यामस्यां समागत्य हर्षम् अनुभवामि। त्रिदिवसीयायाः संगोष्ठ्यास्याः द्वितीये दिवसे अपराह्णे षष्ठे सत्रे अस्मिन् मञ्चे अध्यक्षत्वेन राराजमानाः विद्युत्तल्लजाः आधुनिक संस्कृत साहित्य जगति युगस्तंभ इव भासमानाः कविकर्म निपुणाः सहृदयाः काव्यशास्त्र मर्मज्ञाः अनेकानेक पुरस्कारैः सम्मानैश्च समलङ्कृताः विविध प्राशासनिक पदेषु सुप्रतिष्ठाः परम श्रद्धेयाः प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी महाभागाः अत्र विशिष्ट अतिथिरूपेण विराजमानाः साहित्य व्याकरणादि विविध शास्त्रेषु पारंगताः विलक्षण प्रतिभा संपन्नाः मान्यमान्याः प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी महोदयाः मुख्यवक्तृरूपेण विराजमानाः सांची विश्वविद्यालयस्य पूर्व कुलपतिवर्याः दर्शन शास्त्र मर्मज्ञा परम विदुषी सम्मान्याः प्रोफेसर शशिप्रभा महोदया, मंच संचालन निपुणा प्रोफेसर पवन कुमार महोदया, आस्थान मंडपे अस्मिन् विद्यमानाः पुरोगस्ताः विद्वांसः विदुष्यश्च भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति विचिन्त्य भारत राष्ट्रस्य गौरव प्रकाशनाय उत्कर्ष महोत्सवस्य अस्य आयोजनम् इदं विधीयते इति दृष्ट्वा मम मे मनः। पुनश्च आयोजक मंडलान् विशेषतः संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः श्री निवास वरखेड़ी महाभागाः, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक महाभागाः, अथ च तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर महाभागाः, तान् सर्वान् प्रति कार्तज्ञं व्याहरन् मया भारत विद्यानां पाश्चात्य विमर्शः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तूयते। चिरादेव मनीषा भारतीया अध्यात्मोन्मुखी क्रांतिदर्शिनी च वरीवर्ति। महर्षिणां ऋतंभरा प्रज्ञा पाश्चात्य विदुषाम् अंतःकरणे विस्फारं प्रकटयति, आश्चर्यं च जनयत्येव। अनेनैव कारणेन अभिभूताः नतमस्तकाः एते विद्वांसः तीव्र जिज्ञासया संस्कृत वाङ्मयस्य अवगाहने अनुशीलने च तत्परा अभूवन्। एषु केचन विद्वांसः स्वसचिन्तनेन ज्ञानप्राप्त्याकाङ्क्षया भारतीय विद्यानाम् अनुशीलनं कृत्वा सुष्ठुतया निष्कर्षम् आप्नुवन्, यथा मैक्स मूलर, याकोबी, मैकडॉनल्ड, विंटरनिट्स प्रभृतयः विद्वांसः आसन्। किन्तु सर्वेषाम् एव विदुषां विचारदृष्टिः नैव पारदर्शिनी। केचन तु अधुनापि स्वीयेन तार्किक समीक्षया भारत विद्यादूषणकार्ये तत्पराः सन्ति इति मन्ये। भारतीय मनीषिणाम् अद्वितीया समुपलब्धिः योगदर्शनं विश्वविश्वं वर्तते। योगदर्शन संप्रदाये महर्षि पतंजलि प्रणीतं योगसूत्रं योगशास्त्रस्य प्रथमो ग्रन्थः। पाश्चात्य विद्वद्वरैः योगसूत्रस्य व्याख्या बहुधा कृतं दृश्यते। तत्र मयापि प्रोफेसर फर्नांडो टोला तथा प्रोफेसर कार्मेन
ड्रॉगनेटी महोदय द्वारा विरचितः एकः समीक्षा ग्रन्थः अवलोकितः। ग्रन्थस्य नाम द योगसूत्र ऑफ पतंजलि ऑन कंसंट्रेशन ऑफ माइंड अस्ति। ग्रन्थोऽयं मोतीलाल बनारसी दास वाराणसी स्थानेन प्रकाशितः वर्तते। तत्र व्याख्याग्रन्थस्य योग लक्षण विमर्श एव विचारणीयः। अत्र प्रथमं तु पाश्चात्य विद्वत् वर्गद्वयस्य परिचयः प्रदातव्यः। मान्याः प्रोफेसर टोला, प्रोफेसर ड्रॉगनेटी द्वावेव नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ सन मार्कोस लिमा पेरू एंड बूनर्स एयर्स अर्जेंटीना देशे प्रोफेसर अभूताम्। पुनश्च सेवानिवृत्तनन्तरं प्रोफेसर ड्रॉगनेटी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑफ अर्जेंटीना देशे सुपीरियर इन्वेस्टिगेटर आसीत् तथा प्रोफेसर टोला तत्रैव सेवानिवृत्तौ सम्मानित सदस्य आसीत्। द्वावेव इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज फाउंडेशन अर्जेंटीना देशे अध्यक्ष उपाध्यक्षश्च सन्ति। एते विद्वांसः अनेकानेक संस्कृत ग्रंथानां पाली ग्रंथानां च स्पेनिश भाषायाम् अनुवादः कृतवन्तः, यथा योग एंड मिसमरिज्म ऑफ इंडिया, फिलॉसफी एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया, ह्यूम्स ऑफ ऋग्वेद, ह्यूम्स ऑफ अथर्ववेद, उपनिषद, भगवद गीता, उपदेश शास्त्री, उदान, दिग्निकाय, सुत्त निपात प्रभृतयः ग्रन्थाः सन्ति। आङ्ग्लभाषायामपि द योगसूत्र ऑफ पतंजलि, नागार्जुनस्य रिफ्यूटेशन ऑफ लॉजिक, न्यायिका, अनवार्डनेस, शून्यवाद इत्यादयः ग्रन्थाः अपि उल्लेखनीयाः। अस्मिन् सत्रे एतयोः प्रणीतस्य व्याख्याग्रन्थे योग दत्तम् उद्दिश्य वार्ता क्रियते। पूर्वं मया एकं शोधपत्रं लिखितं यदा इलाहाबाद विश्वविद्यालये एका संगोष्ठी जाता पाश्चात्य समीक्षकानां समीक्षा इति तत्र वर्णनं तत्र विमर्शः कृतः, किन्तु सम्प्रति अद्य ततः एव मयापि एकः शोधपत्रं प्रस्तुतम् आसीत्। तत्र योग लक्षण विमर्शः इति अत्र विचारणीयः। योग सूत्र ग्रंथे योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योग सूत्रं वर्तते। अत्र समीक्षा विषय उपस्थापनाय अहम हिंदी भाषया वक्तुम् इच्छामि। योग सूत्र ऑफ पतंजलि इस व्याख्या ग्रंथ में उन्होंने योग सूत्र को लेकर, उसके लक्षण को लेकर जो प्रतिपादन किया है विशेष रूप से, वह निश्चित रूप से आप सभी के लिए जानने योग्य है कि भारतीय विद्वान की दृष्टि क्या है और पाश्चात्य समीक्षकों की दृष्टि क्या है, दोनों में अंतर क्या है, यही बताना मेरा यहाँ लक्ष्य है। इस संगोष्ठी में, इस सत्र में विशेष रूप से मैं इसी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रोफेसर टोला और ड्रॉगनेटी ने योग सूत्र में योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इसकी व्याख्या के समय में व्यास भाष्य पर आपत्ति उठाई है। उन्होंने संप्रज्ञात योग को योग मानने से मना कर दिया है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने जिन जिन तर्कों का प्रस्तुतिकरण किया है उनके संदर्भ में बताना चाहती हूँ। उनका कहना है कि योग सूत्र के लक्षण योगश्चित्तवृत्ति निरोधः में ऐसा कोई शब्द नहीं आया जो संप्रज्ञात योग की ओर इंगित करता हो। संप्रज्ञात समाधि को योग मानने के लिए सूत्र में सर्व शब्द के अपरिग्रहण की कल्पना व्यास के द्वारा स्वयं उद्भावित है, जो स्वीकार नहीं की जा सकती। उक्त विद्वानों ने इसे स्वीकार करने से मना किया। उनका कहना है कि योग के लक्षण सूत्र में चित्तवृत्ति निरोध का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। पतंजलि को भी यही अभिप्रेत है। व्यास thinks that this sutra refer to the initial stages of the restraint or to the partial restraint which he calls sampragyat yoga, and also to the final stage or to the total restraints which he calls asampragyat yoga. We believe that this is a wrong interpretation in view of reasons we have given. पेज नंबर 6। मैं समय की
कमी के कारण उनको विशेष रूप से उल्लेख नहीं करना चाहूँगी, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर केवल प्रकाश डाल रही हूँ। यह शोध पत्र काफ़ी बड़ा है और इसको यदि पूरा प्रस्तुत करूँ तो कम से कम 20 मिनट चाहिए, इसलिए उसको मैं यहाँ पर रोकती हूँ। उन्होंने इसमें लिखा है, पेज नंबर 5 पर लिखा है, द रेस्ट्रेंट टू विच पतंजलि रिफर्स इन दिस सूत्र कैन ओनली बी द टोटल रेस्ट्रेंट ऑफ द मेंटल प्रोसेस। द सूत्र गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ योग in a strict sense. Vyas implicitly refers the expression tada to the stage of absolute and total restraint in which the isolation is produced. He does this in spite of his commentary on Sutra Dutiya refers comprehend not only the total but also the partial restraints. There is no justification for substituting in this sutra the said concept by another which he neither appeared nor been mentioned, which case would go against the uses of the sutra style. Second, the commentators and translator who refer this sutra to Samadhi see themselves contents to refer Sutra 20 also to Samadhi, thus condemning Patanjali to posit an incongruency in the Sutra that is Samadhi is preceded by Samadhi. Thus, this Sutra does not describe the final stage of the yogic process, but actually a previous, albeit more advanced stage, which is described in Sutra 17. We cannot accept the traditional interpretation expressed earlier. It is contrary to a principle of the doctrine of yoga accepted by this interpretation and thus falls into a contradiction with itself. ये इनके विशेष रूप से तर्क हैं जिनको लेकर के फर्नोटोला और डगनटी ने योग सूत्र में महर्षि व्यास के द्वारा किए गए भाष्य को मना किया है, रोक दिया है। उनका ये कहना है। मैं अब अपनी बात इसके तर्क में क्या कहना चाहती हूँ, क्यों मुझे ये आपत्तिजनक उनकी बात लगी, इसमें प्रकाश डालना चाहती हूँ। प्रोफेसर टोला और डगनटी के सूत्र की व्याख्या में उन्होंने कहा कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम सूत्र में व्यास स्वयं भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सर्ववृत्ति निरोध, सकल वृत्ति की निरोध के अर्थ में ही तदा पद की व्याख्या करते हैं। उस दशा में दृष्टा की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है, जबकि ठीक पूर्ववर्ती सूत्र में उन्होंने केवल चित्तवृत्ति के पूर्ण निरोध को स्वीकार नहीं किया, अपितु आंशिक निरोध को भी यानी संप्रज्ञात योग को भी योग की कोटि में रखा है। ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। आगे इसी समाधिपाद में उन्होंने जहाँ संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की सूत्रों की व्याख्या की है, वहाँ स्पष्ट किया है कि वितर्क विचारानंदा स्मितानुगतः संप्रज्ञातः सूत्र में निर्दिष्ट संप्रज्ञात समाधि को योग की कोट में नहीं रखा जा सकता। उनके अनुसार इस बात का कोई भी आधार न्यायोचित नहीं है, समाधान न्यायोचित नहीं है कि पतंजल इस सूत्र के द्वारा बस उस समाधि का प्रतिपादन करना चाहते हैं जो न तो इसके पूर्व उनके ग्रंथ में कहीं प्रकाशित हुई है और न ही इसका कहीं उन्होंने उल्लेख किया है। इस विसंगत के लिए वे स्वयं उत्तरदायी हैं। प्रोफेसर टोला और डगनटी के अनुसार वितर्क विचार आनंद और अस्मिता से अनुगत निरोध संप्रज्ञात समाधि नहीं हो सकती, क्योंकि रेस्ट्रेंट विद नॉलेज जैसा कि इसके उत्तरवर्ती सूत्र में स्पष्ट कहा गया है, तो उनके अनुसार यह अपने आप में व्यास के भाष्य का न सहन कर पाना, न स्वीकार कर पाना ही कदाचित उनके द्वारा किए जाने वाले इस भ्रामक व्याख्या का कारण है। दूसरी बात यह मैं कहना चाहती हूँ, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, यह समाधिपाद का 18वां सूत्र है जिसमें असंप्रज्ञात योग का प्रतिपादन किया गया है। प्रोफेसर टोला और डगनटी कहते हैं यहाँ संस्कार अवशिष्ट रहते हैं, जबकि व्यास भाषानुसार यह सूत्र असंप्रज्ञात योग का लक्षण प्रतिपादक है
टोला कहते हैं कि विराम प्रत्यय के अभ्यास से संस्कार मात्रा विशिष्ट होना ही संप्रज्ञात योग के लक्षण की पूर्वावस्था है। उनके मत में योग सूत्र में एक प्रकार की समाधि और दूसरे सूत्र में यानी वितर्क विचारानंदा स्मितानुगतः संप्रज्ञातः, ये एक प्रकार का सूत्र है रेस्ट्रेंट विद नॉलेज, और दूसरा है जो असंप्रज्ञात योग के लिए है विराम प्रत्याभ्यास संस्कार शिशु अन्य। इस सूत्र में समाधि जो है यह रेस्ट्रेंट विद इंट्यूटिव नॉलेज, इसका प्रतिपादन किया गया है। यह चूंकि निर्बीज समाधि के पूर्व की अवस्था है, वे कहते हैं कि हम पारंपरिक व्याख्या को नहीं स्वीकार करते क्योंकि निर्बीज समाधि में निरोध संस्कार बने ही रहते हैं। अब उक्त विचारों, बस 5 मिनट और लूंगी, उन विद्वानों का विचार कितना उचित है, कितना समीचीन है, इस विषय पर थोड़ा सा बात रखना चाहूंगी अति संक्षेप में। प्रोफेसर टोला और डगनोटी का यह योग लक्षण परक विचार निश्चय रूप से भ्रामक है और भारतीय परंपरागत योग विज्ञान को न स्वीकार करने का ही दुष्परिणाम है। उल्लेखनीय है कि भारतीय वाङ्मय में शास्त्र प्रेरण की परंपरा अनुबंध चतुष्टय पर आधारित है। वाचस्पत्यम में लिखा है सिद्धम सिद्धार्थ संबंध श्रोतुम श्रोता प्रवर्ते शास्त्रादो तेन वक्तव्य संबंध सप्रयोजन। किसी भी शास्त्र के श्रवण अथवा अध्ययन में श्रोता या ज्ञाता की प्रवृत्ति तभी होती है जब उस शास्त्र के प्रतिपाद्य के विषय में वह उसके संबंध का, प्रयोजन का और उसके दोनों के पारस्परिक संबंध को समझ लेता है और शास्त्र के तात्पर्य को ग्रहण कर पाने में अपनी योग्यता और सामर्थ्य को भी पहचान लेता है। इस दृष्टि से विचार करने पर कहा जा सकता है योग सूत्र के आरंभ में ही अथ योगानुशासनम सूत्र के भाष्य में महर्षि व्यास ने योग लक्षण की अवतारणा की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जिससे योग के जिज्ञासुओं को कोई विसंगति विचिकित्सा न हो। व्यास ने गुरु शिष्य परंपरा के समागत अनादि योग शास्त्र के स्थापना में यह बात कह दिया है, योगः समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः क्षिप्तम मूढ़म विक्षतम एकाग्रम निर्दम इति चित्त भूमयः। इनमें क्षिप्त भूमि और विक्षिप्त भूमि की बात क्या कहें, जब विक्षिप्त भूमि को ही समाधि की कोट में नहीं रखा गया, इसलिए और एकाग्र भूमि के संदर्भ में वह समाधि बनती है। आलम्बन रूप बुद्धि में इस पदार्थ को पूर्णतया प्रकाशित करती है, अविद्यादि क्लेशों को क्षीण करती है, कर्म संस्कारों को प्रशिथिल करती है, दग्ध बीज करके कर्म कार्यक्षम कर देती है और असंप्रज्ञात योग को अभिमुख करती है, वह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। ये आगे चल करके सर्ववृत्ति निरोधे तो असंप्रज्ञात समाधि उन्होंने कहा है इसी भाष्य में। पुनः चित्त की निरुद्ध भूमि में संपाद्य जो समाधि है यह असंप्रज्ञात समाधि है, ऐसा वह स्पष्ट करते हैं। योग के लक्षण सूत्र में अपने पूर्ववर्ती सूत्र अथ योगानुशासनम और अपने परवर्ती सूत्र तथा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, इन दोनों की निहितार्थ की विशेष अपेक्षा है। पर प्रसंग की संगत के बिना योग लक्षण कथमपि विदित नहीं हो सकता। भाष्यकार स्वयं भी योग चित्तवृत्ति निरोध सूत्र का भाष्य करते हुए स्पष्ट करते हैं, सर्व शब्दा परिग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इति आख्यायते। पुनश्च तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम सूत्र के आए हुए तदा पद से स्पष्ट करते हैं कि केवल वही समाधि योग कहलाने का अधिकार रखती है जिसमें पुरुष की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है। अन्यथा असंप्रज्ञात योग का प्रतिपादक यह सूत्र भाष्यकार लिखते हैं, सर्व प्रतिष्ठा तदानीम चित्त शक्ति रेथा कैवल्य वित्थान चित्ते तु सती तथापि भवन्ति न तथा। अर्थात असंप्रज्ञात योग की अवस्था में दृष्टा अपने स्वरूप में वैसे ही प्रतिष्ठित होता है जैसे कि कैवल्य दशा में रहता है। वित्थान काल में तो पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए भी अपने स्वरूप का नहीं प्रतीत होता। यहाँ भाष्य की व्याख्या करते समय तत्ववैशादी कार्य वाचस्पत में स्पष्ट करते हैं, निरोध समाधि में अपेक्ष संप्रज्ञातोपि वित्थानमेव, यानी निरोध समाधि की अपेक्षा से संप्रज्ञात भी अपने आप में वित्थान काल ही है। प्रश्न उठता है, संप्रज्ञात योग की दशा में पुरुष की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है या नहीं, क्योंकि यही आधार संप्रज्ञात समाधि को योग की कोट में ले जा सकता है। इस जिज्ञासा का समाधान देते हैं द्वितीय सूत्र में भाष्यकार, कहते हैं चित्त प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशील होने के कारण त्रिगुणात्मक है। तदेव रजो लेशम मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम धर्मेक समाध्यानोपगमम भवति तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः। व्यास भाष्य की उक्त पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है, चित्त की जिस अवस्था में एकाग्र भूमि में समाधि की स्थिति विवेक ख्याति प्रकृति पुरुषान्यथा ख्याति रूप तत्व साक्षात्कार का उदय करा देती है, उसी क्षण
पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाती है और वह बुद्धि के गुणधर्म से स्वयं को असंपृक्त समझ लेता है। यहाँ व्यास ने उक्त पंक्तियों से यही समझाने का प्रयास किया है कि धर्मेक समाज की दशा में पुरुष की स्वरूप प्रतिष्ठा स्वत्व पुरुषार्थ तथा ख्याति रूप में होती ही है, भले ही ध्येयाकार रूप में, वृत्ति के रूप में ही क्यों न हो। उस समय चित्त सत्वस और पुरुष की अन्यता का ही बोध होता है। धर्मेक समाज की ओर उन्मुख होता है चित्त। इसे योगीजन पर प्रसंख्यान की संज्ञा देते हैं। संप्रज्ञात योग की पराकाष्ठा है। यह अपने आप में सूत्रकार ने ऋतंभरा तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा कहकर इसके वैशिष्ट्य को प्रतिपादित किया है। विज्ञान भिक्षु भी धर्मेग नामनी संप्रज्ञात योग से पराकाष्ठा भवती इत्यर्थः कहते हुए समाधि का उल्लेख किया है। प्रोफेसर टोला और डेग्नोटी ने न केवल संप्रज्ञात योग को ही योग की कोट में स्वीकार नहीं किया, अपितु असंप्रज्ञात योग के लक्षणभूत विराम, प्रत्याभ्यास, पूर्व संस्कार शेषो अन्य सूत्र का भी तात्पर्य गलत लिया है। उनके अनुसार संप्रज्ञात की अवस्था से भिन्न एक अन्य प्रकार की संप्रज्ञात समाधि होती है, रेस्ट्रेंट विद नॉलेज। यहाँ पर इस सूत्र के मैं कहना चाहती हूँ कि व्यास भाष्य तथा अन्य टीकाकारों को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में निर्बीज का अर्थ ही उन्होंने गलत ले लिया। निर्बीज का अर्थ उन्होंने लिखा है विदाउट सीड्स, बीज का अर्थ है पोटेंशियलिटी और पॉसिबिलिटी, जबकि पतंजलि ने ता एव सबीज समाधेय सूत्र से संप्रज्ञात को सालंबन समाधि, ध्येय रूपाकाराकारी समाधि बताया है। भोजराज कहते हैं सह बीजेन आलंबनेन वर्ते इति सबीज संप्रज्ञातः समाधि। निर्बीज का अर्थ है निरालंबन समाधि। इसकी व्याख्या किस में भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेषे निरोधश्चित्तस्य समाधिर असंप्रज्ञातः तस्य परम वैराग्यम उपायः सालंबनो ह्यभ्यास तत्साधनाय न कल्पते इति विराम प्रत्ययो निर्वस्तुकम आलंबनी क्रियते सच अर्थ शून्यः तदभ्यास पूर्वम चित्तम निरालंबनम अभाव प्राप्तम ये भवति निर्बीजः। बस 2 मिनट और। समाधिर असंप्रज्ञातः, तो इस विषय में मैं केवल निर्बीज समाधि के विषय में बात करके अपनी बात यहाँ ये रखना चाहती हूँ। ये दोनों ही स्थितियाँ जो मैंने संक्षेप किया और बहुत ही सूत्रों को जो तर्क दिए उन तर्कों को भी बहुत संक्षिप्त कर दिया है। निष्कर्ष पे मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर टोला और डेग्नोटी ने व्यास भाष्य को एक ओर रखकर, किनारे रख करके उन्होंने केवल योग सूत्रों का अर्थ निकालने का प्रयास किया, जो बुद्धि के द्वारा केवल प्रयास किया अपने तर्क के माध्यम से। उनके तथाकथित तर्क इस तरह के हैं जो भारतीय शास्त्र परंपरा की पद्धति को न समझ पाने के कारण है, जबकि यह स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि भाष्यकार अपने आप में सूत्र के अर्थ का जब करना प्रारंभ करता है तो भाष्यकार का वहाँ पर यह उद्देश्य होता है कि सूत्र में जो शब्द नहीं भी आए हैं उन अर्थों को भी, उन शब्दों को भी वह ले और उसको प्रस्तुत करे। सूत्र के संदर्भ में एक बात और कि निर्बीज समाधि के लिए सूत्र से पदमादाय वाक्य सूत्रानुसार भी स्वपदान च वर्णन्ते भाष्यम भाष्य विदो जना। भाष्यकार का उद्देश्य ही होता है शास्त्र पद्धति की रचना करते समय कि वह सूत्रस्थ पद जो नहीं दिखाई देते तिरोहित रहते हैं उन अर्थों के प्रकाश में भी समर्थ होता है। तो इस प्रकार से परवर्ती टीकाकारों को विशेष रूप से व्यास को नकार करके जो अर्थ करने का प्रयास किया है पाश्चात्य विद्वानों ने, जिनमें डेग्नोटी और फर्नाटोला ने, यह निश्चित रूप से उनके अर्थ को अनर्थ की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त रहा है। यह शास्त्र दूषण इस प्रकार का हम विशेष रूप से वर्तमान समय में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति 3 यहाँ विराजित हैं और ये तीनों ही बहुत ही शास्त्र के प्रति सचेष्ट हैं, निष्ठावान हैं। भारतीय शास्त्र के प्रति जो चिंतन भारतीय पद्धति में दिया गया है उसको पाश्चात्य विद्वानों ने जो अनर्थक और निरर्गल रूप में प्रस्तुत किया है उसको निश्चित रूप से निवारण करने के लिए एक ऐसा प्रकोष्ठ बनाया जाए जिसमें पाश्चात्य शास्त्रों की विद्वानों की जाने वाली समीक्षा जो है भारतीय शास्त्रों की, उन पर विचार करके हम उनका भारतीय विद्वान स्वयं समीक्षण करके प्रस्तुत करें कि यह अपने आप में कितना समीचीन है, उनके द्वारा किया गया चिंतन शास्त्र के साथ कितना न्यायोचित है, कितना खिलवाड़ है अपने आप में। इस तरह की बात रखने पर मैं वर्तमान समय में इस सत्र में आदरणीय अध्यक्ष जी को, सभी को सादर नमन करते हुए, सभा को सादर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम तत्सत।
धन्यवादाः। साम्प्रतं